नमस्कार, स्वागत है आपका। प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन आज है। सीएम योगी ने महंत दिग्विजयनाथ सभागार में जनता दरबार लगाया। 200 से ज्यादा फरियादियों की फरियादों को सुना और उनको दूर करने का संबंधित विभाग के अधिकारी को आदेश भी दिया। इस दौरान उनके साथ जिलाधिकारी गोरखपुर और एसएसपी गोरखपुर के साथ अन्य विभागों के अधिकारी भी शामिल रहे हैं। और ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं जब मुख्यमंत्री पहुंचे ही थे और सीएम ने सभी को सुना है। जो भी फरियादी पहुंचे हुए थे, हर किसी के हाथ से मुख्यमंत्री देखिए किस तरीके से पर्चा लेते हुए, क्योंकि इसी पर्चे पर इस फरियादी का नाम लिखा होता है, इनकी समस्या के बारे में यहाँ पर लिखा होता है और तमाम जो जानकारियां हैं फरियाद से जुड़ी हुई वो इस पर्चे में लिखी होती है, जो मुख्यमंत्री हर फरियादी से लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद जो भी समस्या है उससे जुड़े हुए जो अधिकारी है उनको ये पर्चा देकर उनको निर्देश भी दिए जा रहे हैं कि इन समस्याओं का समाधान किया जाए। और आज जब मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में जनता दरबार लगाया, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर 200 से भी ज्यादा फरियादी पहुंचे थे अपनी फरियाद को लेकर, क्योंकि इन सभी को पता है कि जब जब मुख्यमंत्री के पास हम पहुंचेंगे अपनी परेशानियों को लेकर तो मुख्यमंत्री हमेशा इनकी समस्या का समाधान कर देंगे। और इसी के चलते जब मुख्यमंत्री गोरखपुर पहुंचते हैं तो वो अवश्य जनता दरबार भी लगाते हैं और लोग भी मुख्यमंत्री के इस जन दरबार में अवश्य जाते हैं। और ये तस्वीरें आपके सामने हैं गोरखपुर से। दरअसल मुख्यमंत्री गोरखपुर के दौरे पर है 2 दिन के और उनके दौरे का दूसरा दिन आज है। और अपने गोरखपुर के दौरे में मुख्यमंत्री ने सबसे पहले महंत दिग्विजयनाथ सभागार में जन दरबार लगाया है, जिससे फरियादियों की समस्या को सुना है। उमेश पाल हत्याकांड के एक आरोपी को प्रयागराज पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। आरोपी का नाम अरबाज था, जिसे पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद का करीबी बताया जा रहा है। अरबाज के कब्जे से 32 बोर की पिस्टल बरामद हुई है। वहीं एसटीएफ की टीम ने खदाकत खान नाम के एक और आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। आरोपी गाजीपुर का रहने वाला है, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रावास में रहता था जब उमेश पाल के हत्या की साजिश रची गई थी। आरोपी सदाकत ने शूटर को सुविधाएं उपलब्ध कराई थी। फिलहाल पुलिस की 10 टीमें दूसरे आरोपियों की भी तलाश में लगातार जुटी हुई हैं। तो बड़ी अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर, जहां पर देखिए उमेश पाल हत्याकांड में जिस तरीके से लगातार अभी जो बड़ी गिरफ्तारियां वो नहीं हुई हैं, वो क्योंकि जो मुख्य हमलावर थे वो फरार ही चल रहे हैं। लेकिन कल जिस तरीके से जो अतीक अहमद का बेटा है असद, उसका जो ड्राइवर था उसका कल एनकाउंटर किया गया। उसके बाद अब जानकारी है कि एक और आरोपी जिसका नाम बताया जा रहा है सदाकत, वो गिरफ्तार किया गया है और इसने तमाम सुविधाएं जो है वो हमलावरों को दी थी। इसके पास से 32 बोर की पिस्टल बरामद हुई है। तो एसटीएफ ने आरोपी सदाकत को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी तस्वीरें भी आपके सामने हैं। प्रयागराज की पुलिस के द्वारा पूरी की जा रही है और इसमें जो है सम्मिलित जो टीम है इनके द्वारा आज इसमें ये कार्य किया गया है। अभी विवेचनाधीन है, इसमें अभी बाकी की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। एक राजेश मौर्य घायल हुए हैं और अभी क्योंकि मैं डॉक्टर से पता किया था दे वर अटेंडिंग है, तो डॉक्टर के द्वारा अभी डिटेल विवरण बाद में दिया जाएगा। सस्पेक्ट हम कर रहे हैं कि उधर से जवाबी फायरिंग में इनको उस पर कितने केसेस थे, कुछ आइडिया है? जो एज क्या थी, रोल क्या था? इसकी उम्र 24-25 के लगभग है और इनका अभी आपराधिक इतिहास एवं अन्य जानकारियां इसके बारे में जुटाई जा रही हैं। इनका रोल ये है कि जो आप लोगों ने देखा होगा सीसीटीवी फुटेज में, ये जब मेन ड्राइविंग सीट पे जो अभियुक्त है फायरिंग करते हुए नीचे उतरा है, तो उसके बाद एक व्यक्ति गाड़ी में बैठ के उस गाड़ी को चला के और उसको यू टर्न लेके आके दूसरी साइड में खड़ा किया है और यू टर्न लेके आके दूसरी साइड में खड़ा करके फिर सभी अपराधियों को बैठा के गया है। तो जो ड्राइवर गाड़ी को यू टर्न लेने में और लेके आगे जाके पलटने में था, वो गाड़ी ड्राइव ये कर रहे थे। इसके
केवल ड्राइविंग थी। ये उसमें वेपन के साथ सभी टीम के साथ सम्मिलित था, और क्योंकि पलटा है, इसके पास से एक 32 बोर की पिस्टल मिली है। प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री की आज अहम बैठक होनी है। भूपेंद्र चौधरी और धर्मपाल सिंह दिल्ली में मौजूद। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दोनों से मुलाकात कर सकते हैं। संगठन के विस्तार पर लोगों के नाम पर हो सकती है चर्चा। संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी रह सकते हैं मौजूद। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में हारी हुई लोकसभा सीटों पर भी फोकस है, क्योंकि ये इस वक्त की बड़ी खबर है। भूपेंद्र चौधरी और धर्मपाल सिंह जो है वो मौजूद हैं। संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी मौजूद रह सकते हैं। उत्तर प्रदेश में हारी हुई लोकसभा सीटों पर भी फोकस क्योंकि रहा है सभी का। इसी क्रम में ये महत्वपूर्ण बैठक जो है वो होनी है। इसके बारे में बड़ी अपडेट आपको हम दे रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के भूपेंद्र चौधरी। तो संगठन के विस्तार पर लोगों के नाम पर भी चर्चा की जा सकती है। यूपी में हारी हुई लोकसभा सीटों पर भी फोकस रहेगा। इस वक्त की अहम जानकारी आई है। प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री का आज अहम दौरा है दिल्ली का। और अपडेट हम लेंगे पंकज वानखेड़े से। पंकज, खबर है कि भूपेंद्र चौधरी और धर्मपाल सिंह दिल्ली में मौजूद हैं और अहम बैठक होगी। साथ ही जेपी नड्डा से भी मुलाकात हो सकती है। बिल्कुल, देखिए साक्षी, कई महत्वपूर्ण बैठक है। सबसे महत्वपूर्ण बैठक आज प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्री की बैठक होगी, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और इस बैठक का महत्वपूर्ण जो मुद्दा है वो ये है कि किस तरह से संगठन का विस्तार किया जाए, क्योंकि हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष का चयन किया था। उसके बाद संगठन में किस तरह से बदलाव और संगठन में किस तरह से जो विस्तार है उसको किया जाए, उसको लेकर चर्चा होनी है। और दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि जिन लोकसभा सीटें कमजोर है उसको कैसे मजबूत किया जाए, और क्योंकि हाल ही में तमाम प्रभारी नियुक्त किए गए हैं और उसको लेकर भी चर्चा हो रही है, और सीटों को लेकर चर्चा, और 2024 की किस तरह से तैयारी की जाए उसको लेकर महत्वपूर्ण चर्चा होगी। बिल्कुल पंकज, देखिए जिस तरीके से 2024 नजदीक है, लगभग 15 महीने के आसपास का वक्त बचा है। ऐसे में बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है। धर्मपाल सिंह, भूपेंद्र चौधरी, साथ ही खबर है कि संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी साथ में मौजूद रह सकते हैं। तो ऐसे में ये बैठक जो होनी है, जिसके बारे में जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है, इस बैठक में लोकसभा सीटों पर भी फोकस रहेगा, जो कि हार चुकी थी यूपी लोकसभा चुनाव में 2019 में। इसके अलावा और क्या कुछ अहम जो मुद्दे हैं वो हो सकते हैं, और बैठक कब हो सकती है, क्या कुछ जानकारी है अब तक आपके पास? देखिए, दोपहर के आसपास बैठक होगी। पिछले 2 दिन से प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली में मौजूद है और लगातार कई नेताओं से मुलाकात भी कर रहे हैं और कई कार्यक्रमों में शिरकत भी कर रहे हैं। वैसे में आज जो महत्वपूर्ण बैठक है वो संगठन विस्तार को लेकर होनी है, और लोकसभा में जो हारी सीटें हैं उसको लेकर चर्चा होनी है। तो इस तमाम मुद्दों चर्चा और कयास ये लगाया जा रहा है दोपहर बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हो सकती है। ठीक है, शुक्रिया आपका पंकज जानकारी के लिए। तो देखिए, संगठन के विस्तार पर भी लोगों के नाम पर चर्चा की जा सकती है। यूपी में जो सीटें हारी है बीजेपी ने, उनको लेकर भी चर्चा की जा सकती है, और अलग अलग तमाम और भी मुद्दे हैं लोकसभा चुनाव से जुड़े हुए ही, जिनको लेकर चर्चा की जा सकती है। तो प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री की आज अहम बैठक होनी है। वहीं बुलंदशहर पुलिस ने डीजे बंद करो अभियान चलाया है। अभियान के तहत एसपी ने पुलिस टीम के साथ मैरिज हॉल को चेक किया। इस दौरान एसपी ने डीजे चलते हुए मिलने पर कानूनी कार्रवाई करने की वार्निंग भी दी है। पुलिस ने बताया कि छात्रों ने डीजे की आवाज से पढ़ाई करने में परेशानी होने की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसको देखते हुए यह अभियान चलाया गया है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि फिलहाल बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं और जो छात्र छात्राएं अभी पढ़ाई करते हैं उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है इस डीजे की आवाज से। और इसी को लेकर पुलिस ने डीजे बंद करो अभियान चलाया है बुलंदशहर में, जहां पर एसपी पहुंचते हैं अलग अलग मैरिज हॉल में और वहां पर जाकर इसको चेक भी किया गया। और जहां पर उन्होंने गाने बजते हुए पाए, डीजे चलते हुए पाए, तो वहां पर वार्निंग भी दी है
क्योंकि अभी शादी का सीजन भी चल रहा है, लगातार कुछ शादियां भी हो रही हैं। ऐसे में लाजमी है कि जो समय सीमा 10 बजे तक है उससे भी ज़्यादा देर तक जो डीजे है वो चलते हैं, और ऐसे में पुलिस की तरफ से डीजे बंद अभियान चलाया गया है। बुलंदशहर में एसपी पहुंचे मैरिज हॉल में और वहां पर जाकर उन्होंने चेकिंग भी की है। ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं। देखिए किस तरीके से बुलंदशहर में एसपी के नेतृत्व में ये डीजे बंद करो अभियान चलाया गया। कानूनी कार्रवाई की वार्निंग भी दी गई है उनकी तरफ से। तो छात्रों की तरफ से शिकायतें सामने आ रही थी कि उनको डीजे की आवाज से पढ़ाई करने में परेशानी होती है, जिसके बाद ये जो अभियान है वो चलाया गया है। तो बुलंदशहर पुलिस ने डीजे बंद करो अभियान चलाया है। अभियान के तहत पुलिस ने मैरिज हॉल्स में जाकर वहां पर जांच की है, चेक किया है। इस दौरान एसपी ने डीजे चलता हुआ मिलने पर कार्रवाई करने की वार्निंग भी दी। पुलिस ने बताया है कि छात्रों ने डीजे की आवाज से पढ़ाई करने में परेशानी होने की शिकायतें दर्ज कराई थी, जिसके बाद देखते हुए इसको ये अभियान चलाया गया है। और ये तस्वीर भी आपके सामने हम दिखा रहे हैं बुलंदशहर से, जहां पर अलग अलग जो मैरिज हॉल थे, जहां पर समारोह चल रहे थे, शादी समारोह, वहां पर पुलिस की टीम पहुंचती और देखती है कि यहाँ पर क्या डीजे चल रहा है, और अगर चलता हुआ पाया तो उन्होंने कानूनी कार्रवाई करने की वार्निंग भी दी है। ये बोर्ड की परीक्षाओं के मद्देनजर लोगों द्वारा शिकायत आती थी कि यहाँ पर डीजे वगैरह काफ़ी तेजी से बजाए जाते हैं और काफ़ी देर तक बजाए जाते हैं। इसके मद्देनजर प्रतिदिन हमारी चेकिंग होती है। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज भी हम लोग चेकिंग में आए हैं, और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कहीं पर भी डीजे बजता हुआ नहीं पाया जा रहा है। तो हम लोगों ने इसको नियंत्रित किया है। जो भी शिकायतें लोगों की थी उसके मद्देनजर इसको नियंत्रित पाया जाता है, किस तरीके की उसका कार्रवाई की गई? सबसे पहले सबको वार्निंग दी गई है, जितने डीजे वाले हैं और जितने बारात घर वाले हैं सभी लोगों को वार्निंग की गई है कि जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस है, दिशा निर्देश है, उनका पूर्णतः अनुपालन कराया जाए, और जो समय निर्धारित है उस समय का, और जो आवाज निर्धारित है, डिसिबल निर्धारित है आवाज का, उसका अनुपालन कराया जाए। मेरठ पुलिस प्रशासन का वाहन चेकिंग अभियान लगातार जारी है। एसपी देहात अनिरुद्ध कुमार ने अपनी मौजूदगी में शब्द अभियान चलाया है। चेकिंग अभियान के दौरान सीओ किठौर रूपाली सिंह भी शामिल रही। कई संदिग्ध वाहनों को सीज किया गया। काली फिल्म और जाति सूचक शब्दों पर काटे गए हैं यहाँ पर चालान भी। मुकदमे में शामिल एक बाइक भी पुलिस चेकिंग में पकड़ी गई है। एमपी नंबर की अर्टिगा कार पर लगे हूटर भी उतारे गए हैं। काटा गया है चालान। मेरठ के खरखौंदा थाना क्षेत्र में कार्रवाई हुई है। आज मेरठ देहात पुलिस के द्वारा 7 बजे से 9 बजे तक संदिग्ध वाहनों की चेकिंग का अभियान चलाया गया था। इसमें उन वाहनों को सीज किया गया जिन पे नंबर प्लेट नहीं पड़े थे। कई वाहन थे जिन पे फ्लैशर लाइट लगे हुए थे, पुलिस वाले फ्लैशर लाइट लगे हुए थे, लाल और नीली बत्ती वाले, उनसे लाइट हटाई गई है, उनसे चालान किया गया। इसके अलावा कई वाहनों में हूटर लगे हुए थे तो उनसे एम्पलीफायर निकाले गए हैं और उनका चालान किया गया है। इसके अलावा कई सारे 3 पहिया वाहन, कई सारे 2 पहिया वाहन थे जिन पे 3 सवारी या 4 सवारी बैठी हुई थी, तो वो वाहनों का चालान किया गया है, और एक बड़ी संख्या में वाहनों का इस तरीके के संदिग्ध वाहनों का चालान किया है। सर वहीं देखा गया है कि एक गाड़ी ऐसी थी जिसको डिस्को कार भी कहा जा सकता है। हाँ, कई सारे वाहन इस तरीके के संदिग्ध वाहन मिले हैं जिनमें बड़ी संख्या में म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है, बहुत तेज़ आवाज़ में म्यूजिक चलाते हैं। इसी तरीके से कई वाहन मिले हैं जिनमें पुलिस या और भी शब्द लिखे हुए थे जो कि उनसे संबंधित नहीं थे, तो इन सभी वाहनों को सीज किया गया है और इनमें उचित चालान करके उचित विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसी खबर पर और जानकारी हम लेंगे सलीम सैफी से। सलीम, तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर एसपी देहात अनिरुद्ध कुमार ने शब्द अभियान चलाया है, क्या है जानकारी? साक्षी बता दो कि मेरठ पुलिस प्रशासन का वाहन चेकिंग का अभियान लगातार जारी है और मेरठ देहात में एसपी देहात अनिरुद्ध कुमार लगातार
अपनी मौजूदगी में चेक में अभियान चला रहे हैं और सीओ रूपाली जो किशोर है वो भी इसमें मौजूद रही। आपको बता दें कि ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था को देखते हुए जिस तरीके से पूरे नगर में ये अभियान चलाया जा रहा है उसको देखते हुए देहात तक ये अभियान पहुंच रहा है। और जिस तरीके से गाड़ियों पर ये शीशे काले शीशे लगाकर ये चलते थे या काली फिल्म लगाकर चलते थे उन पर लगातार चालान काटे जा रहे हैं। और इसके साथ साथ में जिस तरीके से वाहनों पर तेज रफ्तार से दौड़ती थी गाड़ियों पर कहीं लगाम लगाने की कार्रवाई की जा रही है। और उसके साथ साथ में ये भी कार्रवाई दी जाती है तब जो गाड़ी पर लिखकर अपना भोकाल टाइप करने के लिए चलते थे उन पर भी लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है। और जो दोपहिया वाहनों पर 3 सवारी बैठ के चलती थी उनको भी लगातार हिदायत दी जा रही है और उनके वाहन भी चालन जो काटे जा रहे हैं। और उसके साथ साथ में एक अपाची गाड़ी भी इसमें पुलिस ने चेकिंग का अभियान जो चल रहा था उसमें गिरफ्तार किया है और उसमें बरामदी करते हुए एक मुकदमे में 307 के मुकदमे में दर्ज थी। और किस तरीके से ये एक टेढ़ कार्यशैली पर सवाल उठता है पुलिस की कि मुकदमे में शामिल होने के बाद भी गाड़ी छोड़ दी जाती है और वो वाहन जो है सड़कों पर दौड़ता रहता है। उसको लेकर भी कहीं ना कहीं अनिल कुमार सच्चाई से पेश आए और उस थाने का पता लगाया जाए जिसमें मुकदमे में दर्ज थी या ये जो गाड़ी बरामद हुई थी उससे कार्रवाई की बात कर रहे हैं। तो उसमें जिस तरीके से तेज रफ्तार में गाड़ी चलती है तेज ध्वनि के साथ में साउंड के साथ में ये गाड़ियां दौड़ती हैं उन पर भी कार्रवाई की गई है। वहीं एक MP नंबर की गाड़ी थी आर्टिका उसमें एक नेता गाड़ी बताई जा रही थी उसमें भी उस गाड़ी का होटल उतरवाया गया उसमें चालान भी काटा गया। लगातार अनिल कुमार के साथियों से कहना है कि मैं मेरठ में पहुंचा हूं तो ये सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त करूंगा। ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए सलीम सैफी। तो वही चंदौली में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई है जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला सदर कोतवाली के भिकारीपुर गांव का है। बताया जा रहा है कि विवाद बढ़ने पर एक युवक के पेट में चाकू गोदा गया जिसकी हालत नाजुक बनी हुई है। चंदौली से अपडेट ये सामने आई है जहां पर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। इस मारपीट में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ये मामला है चंदौली के भिकारीपुर गांव का जहां 2 पक्षों में जमकर मारपीट देखने को मिली है और इस मामले की सूचना पुलिस को भी दी गई है। पुलिस ने दोनों पक्षों से पूछताछ शुरू कर दी है और साथ ही जो 3 लोग इस मारपीट में घायल हुए हैं उनका अस्पताल में इलाज भी जारी है। ये खबर चंदौली से आपको बता रहे हैं जो कि भिकारीपुर गांव की है। वहां पर 2 पक्षों में के बीच में विवाद हुआ है। हालांकि विवाद किस कारण हुआ है, क्यों मारपीट हुई थी, इसके बारे में स्पष्ट तौर पर जानकारी नहीं है, लेकिन 2 पक्ष आपस में भिड़ते हुए दिखाई दिए हैं। और एक लड़के ने चाकू मारा है, एक जाने को रड से मारा है, कपार फट गया है, जाने को चाकू मारा है। हम बेचू जा रहे हैं। चाकू कितना लगा था? पेट में लगा है। अच्छा, इसके बारे में आपने पुलिस को सूचना दिया है? जी, थाने से हम लोग वो करा रहे हैं। अच्छा, किस बात के लिए झगड़ा हुई है? झगड़ा बस कोई बात नहीं था सर, हम हटा बढ़ा रहे थे। वो लड़का उसका जो है एक दारू पिया था और दूसर का लड़का जो है आकर रड से मार दिया और उसी से बहस हुआ था और दूसर का उसका लड़का जो है आकर रड से मारा है और चाकू मार दिया। सोनभद्र के डीएम ने 100 बेड शिशु स्वास्थ्य विंग और जिला संयुक्त चिकित्सालय लोधी का निरीक्षण किया है। डीएम ने शिशु स्वास्थ्य विंग के निरीक्षण के दौरान शिशुओं के स्वास्थ्य सुविधा और उनकी देखरेख की सुविधाओं का जायजा लिया। भ्रष्टाचार सामने आने और अनियमितता मिलने पर डीएम ने नाराजगी व्यक्त करते हुए अपर अभियंता को निलंबित करने के निर्देश भी दे दिए हैं। तो खबर ये सोनभद्र से है जहां पर 100 शिशु बेड स्वास्थ्य विंग का निरीक्षण हुआ है। डीएम ने निरीक्षण किया है, स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा भी यहां पर लिया गया है। तो सोनभद्र में 100 शिशु बेड की व्यवस्थाओं का देखा गया है। यह जिला चिकित्सालय है जहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा भी लिया गया है और जो कमी पाई गई उन कमियों को लेकर निर्देश भी दे दिए हैं। जिलाधिकारी पहुंचते हैं जिला चिकित्सालय और वहां पर जाकर व्यवस्थाओं को परखते हैं, देखते हैं, सुविधाओं को देखते हैं स्वास्थ्य से जुड़ी हुई और क्या पर्याप्त तौर पर व्यवस्थाएं हैं गर्भवती महिलाओं के लिए भी जो पहुंचेंगी। और जानकारी हम लेंगे मनोज कुमार से। मनोज, जिला संयुक्त चिकित्सालय पहुंचे हैं जिलाधिकारी, क्या कुछ निर्देश दिए उन्होंने और क्या खामियां उनको मिली? ठीक है, मैं आपको बता दूं कि जब जिलाधिकारी औचक निरीक्षण से यहाँ 100 बेड का मातृ शिशु हॉस्पिटल है, पहले वहाँ पे जब अचानक पहुंचे जांच करने के लिए तो वहाँ पे देखा गर्भवती महिलाओं को जो दी जा रही सुविधाएं थी, जैसे एम्बुलेंस सेवा जो है त्वरित सेवा होता है गर्भवती महिलाओं के लिए जब केस होता है। तो उस समय जब उन्होंने देखा कि एम्बुलेंस का जो रोस्टर है
उस हिसाब से एम्बुलेंस वहाँ पे सेवा देने में सक्षम नहीं हो पा रहा है, हिला हवाली कर रहा है। इसी क्रम में जो एम्बुलेंस के मैनेजर थे उनके ऊपर FIR दर्ज करने का उन्होंने आनंद फानंद में तुरंत FIR करने का आदेश दे दिया। और उसके बाद वो जब यहाँ से जिला संयुक्त चिकित्सालय बगल में है वहाँ पे जांच करने गए तो वहाँ पे भी उन्होंने देखा जब रजिस्टर से मिलान किया DMRF का, तो DMRF का जो मद है उसमें वो जो है अवर अभियंता थे उन्होंने दूसरे मद में खर्च कर दिया था, जिससे उनके ऊपर भी कार्रवाई करने के लिए CMO को उन्होंने निर्देशित किया। धन्यवाद आपका मनोज जानकारी के लिए। शराब घोटाले मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार किया, जिसको लेकर झारखंड के राजनीति में हलचल मची हुई है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर कहा है कि जो हो रहा है वो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। संथाल परगना के डीआईजी सुदर्शन मंडल वार्षिक निरीक्षण हेतु साहिबगंज पुलिस लाइन पहुंचे, जहां उन्हें पुलिस बलों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया, जिसके बाद डीआईजी सुदर्शन मंडल पुलिस अधीक्षक दफ्तर पहुंचे और वरीय पदाधिकारी के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने बीते वर्ष हुए अपराध और अनुसंधान सहित अन्य मामलों की समीक्षा की। साथ ही डीआईजी ने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश भी दिए। एसपी ऑफिस के एनुअल इंस्पेक्शन आए थे, इंस्पेक्शन के लिए ही सर निरीक्षण किस किस संबंध में किया जाएगा सर? निरीक्षण हम लोग एसपी ऑफिस में जितने भी कार्य होते हैं, अपराध नियंत्रण, अनुसंधान नियंत्रण, लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम कंट्रोल, अकाउंट्स। नया सर कंस्ट्रक्शन भी हुआ है सर अपनी पुलिस लाइन परिसर में। ध्वज स्थल का एक शहीद स्मारक बन रहा है सर, इस सबसे संबंधित कुछ बताया जाए सर। ये तो एसपी का पर्सनल इनिशिएटिव है जी, उसमें हम तो दो बेचते थे, पहले भी देते हैं तो इसमें देते हैं। अगर आप कंस्ट्रक्टिव हैं तो आप कुछ कार्य करना चाहते हैं तो एसपी ने काम किया है और बढ़िया काम किया है। बहुत दिनों बाद सर शहीद स्मारक बन रहा है सर। हाँ, तो ये तो है कि अगर पुलिस वाला अगर चाह ले, एसपी अगर चाह रहे हैं उनकी है जांच करने का है, तो काफ़ी ऑफिस भी हमको लगता है कि आप लोगों ने 1-1.5 साल पहले आया था तो उसमें अभी में काफ़ी चेंजेज है जी, और इसमें भी रेजिडेंस में भी काफ़ी चेंजेज है, पुलिस लाइन में भी काफ़ी चेंजेज है। तो जो भी कंस्ट्रक्टिव वर्क है चाहे जिस काफ़ी कंस्ट्रक्टिव वर्क पुलिस लाइन वाले पुलिस ऑफिस में हुआ है। सर देरा क्षेत्र में कलाई का मामला फसल होती है और अक्सर बेशतर क्या होता है कि उस पार बिहार क्षेत्र से आगे लूटपाट कर लेते हैं, आपके तरफ से क्या दिशा निर्देश दी गई? देखिए, देहरा क्षेत्र में फसल लूट की बरसों पुरानी रही है कि चूँकि एबेंडन क्षेत्र रहता है, अनक्लेम टाइप का क्षेत्र है, तो उसमें फसल कटाई या फसल बुआई के लिए कभी विधिवत समस्या होती है। जमशेदपुर में स्थायीकरण से वंचित मजदूरों ने झारखंड स्टील ठेका मजदूर संघ के बैनर तले बिष्टुपुर स्थित जनरल ऑफिस गेट पर प्रदर्शन किया। साथ ही 6 सूत्रीय मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की है। स्टील ठेका मजदूर संघ के प्रतिनिधि ने कहा है कि जब तक टाटा स्टील प्रबंधन उनकी मांगे को नहीं मानता तब तक उनका आंदोलन चलता रहेगा। 1981 में टाटा कंपनी ने हम लोगों को घर घर से आदमी गेट पास लेके आदमी घुसता है कंपनी में, हम लोग बेगर गेट पास में टाटा कंपनी में हम लोग इन किया है रातों रात। और टाटा कंपनी ने वो एक हम लोग को एक वादा किया था, एक बात भी किया था, और जो है आप लोगों को हमको 1981 में जो है केदारदास जो कम्युनिस्ट पार्टी ने स्टार्ट किया था, उसी समय हम लोग झारखंड पार्टी से जो है हम लोग ये स्टॉक में हम लोग तोड़े थे और उन लोग को निकल दिया था, और हम लोग रात कंपनी ने हम लोग को लेके आया था। और कुछ आदमी उसमें से भी 1635 आदमी को करीब 90 में परमानेंट भी कर दिया है। शेष बचा मजदूर को लेने के लिए अभी भी एग्रीमेंट हम लोगों के। जमशेदपुर पुलिस ने फायरिंग के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार किया। आरोपी से एक देसी पिस्टल, जिंदा कारतूस बरामद हुए। पुलिस ने बताया कि कोलमरी में आरोपी का मृतक अमनदीप से विवाद हो गया था। विवाद बढ़ने पर आरोपी ने अमनदीप
पर फायरिंग कर दी, जिसमें उसकी मौत हो गई है। पीड़ित परिवार की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के साथियों की तलाश की जा रही है। जो गोलमुरी में मस्जिद है, उससे आगे सूचना मिला था कि दो लोगों के बीच कुछ झगड़ा हुआ है और इसी क्रम में गोली चल गया है और एक आदमी को गोली लगी है। तो इसी सत्यापन में हम लोग थाने को लगाए थे और फिर तुरंत एक स्पेशल टीम फॉर्म किए थे। इसी में पता चला कि जो गोली लगी है उसका नाम अमन है, तो वो TMH में भर्ती कराया गया था। और उनसे जब पूछताछ किया गया, उनके बयान में ये बात सामने आई कि अब्दुल्ला करके एक लड़का है जो इस पर गोली चलाया है। तो ये बात जैसे पता चला तो तुरंत हम टीम निकाले और इसी क्रम के इसी सत्यापन के क्रम में वहाँ जाके देखे तो CCTV फुटेज में भी ये दिख रहा था कि इन दोनों के बीच में आपस में झगड़ा हुआ है और दोनों तरफ से 5-6 लोग थे। और फिर आगे पता चला कि वहाँ पे झगड़ा हुआ था और वहाँ से भागे, फिर आगे फायरिंग हुई। तो इसी में जैसे अब्दुल्ला का नाम आया तो इस पर छापा मारा गया, अब्दुल्ला को गिरफ्तार किया गया। अब्दुल्ला के निशानदेही पे एक पिस्टल और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। इसके अलावा इसके साथी है अमन सफ़ेद, इसका भी नाम आया है। इनके अलावा 2-3 लोगों का और नाम सामने आया है। उनका जल्दी ही गिरफ्तार किया जाए, कल गिरफ्तार कर गिरफ्तार की जाए। वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद कुछ और खबरें।